नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एन मिश्रा क्लासेस में। साथियों, आज मैं आप सभी के समक्ष आज हमारी दूसरी क्लास है हाजिर हूँ। आज का हमारा टॉपिक है स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी अर्थात मनोविज्ञान के संप्रदाय के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि यह आपके हाई स्कूल और इंटरमीडिएट क्लास नहीं है जो कि 5-7 मिनट में ख़त्म हो जाएगी। यह आप बीएड और एमएड के स्तर का पढ़ रहे हैं, इसलिए आपको थोड़ा समय देना होगा चीज़ों को समझने के लिए। और शुरुआती क्लास है तो थोड़ा वीडियो लंबा बनेगा। आप धैर्य बना के वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, तब आपको सारी जानकारी प्राप्त हो सकेगी। और यह मत समझिए कि यह सिर्फ आपके बीएड के लिए है। अगर आप इस पूरे वीडियो को देखते हैं जो मैं पढ़ा रहा हूं, तो आप आगे अपने एमएड स्तर की भी तैयारी इससे कर सकते हैं, क्योंकि एमएड में जो सूक्ष्म चीज़ें पूछी जाती हैं वे कोई गहराई से अध्ययन नहीं करता है। बीएड क्या है, बीएड तो आप गाइड भी पढ़ के पास कर लेंगे, लेकिन पास होना बड़ी बात नहीं होती, जानकारी प्राप्त करना बड़ी बात होती है। अगर आप इंटर पास हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इंटर पास की मार्कशीट सबके पास है, लेकिन जो इंटर को पढ़ा दे, जो इंटर पास करके इंटर की बच्ची को पढ़ा दे, वही सच में इंटरमीडिएट पास माना जाता है। उसी तरह बीएड तो सभी लोग करते हैं, लेकिन जो बीएड की जानकारी सही ढंग से प्राप्त किया रहे वह असली बीएड किया हुआ माना जाता है, असली प्रशिक्षित व्यक्ति होता है। इसलिए अगर आपको आगे एमएड करना है या बीएड को बहुत अच्छी तरीके से करना है, मनोविज्ञान का अध्ययन करना है गहराई से, तो आप हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ऐसा मुझे इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि कुछ लोगों की मांग थी कि वीडियो को बहुत शार्ट बनाया जाए, लेकिन वीडियो शार्ट में नहीं बन सकता है क्योंकि यह सूक्ष्म से सूक्ष्म आपकी बातें साझा की जाएंगी, इसलिए आपको थोड़ा धैर्य बना के देखना होगा। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज के अपने टॉपिक मनोविज्ञान के संप्रदाय के बारे में। जैसे आजकल के घरों में या पुराने समय से भी कहीं अगर कोई चीज़ में सहमति नहीं बनती है तो बिखराव हो जाता है, अलगाव हो जाता है। ठीक उसी तरह यहाँ मनोविज्ञान में भी हुआ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मनोविज्ञान जो है यह सबसे पहले दर्शन में ही समाहित था। दर्शन शास्त्र के अंतर्गत मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता था, लेकिन 19वीं शताब्दी के अंत में और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से अलग हो गया और विभिन्न मनोवैज्ञानिक जिनकी विचारधाराएं अलग अलग थी उन सभी ने अपना एक अलग ग्रुप बना लिया, जिसे हम वाद का नाम देते हैं अर्थात संप्रदाय का नाम देते हैं। तो जो अलग अलग संप्रदाय बने या कुल मिला के आप जैसा देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 संप्रदाय बने हैं, जिनमें पहला है संरचनावाद, दूसरा है प्रकारवाद, तीसरा हमारा है व्यवहारवाद, चौथा है समग्रवाद और 5वां है मनोविश्लेषणवाद। ये 5 संप्रदाय बने थे जिनकी जानकारी मैं आपको अब बताऊंगा कि ये 5 संप्रदाय क्या क्या मुख्य लक्षण है, क्या इनके विचार हैं, ये कैसे अधिगम को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला देखते हैं हम संरचनावाद। संरचनावाद में अगर संरचनावाद की बात की जाए तो संरचनावाद मनोविज्ञान का सबसे पुराना संप्रदाय है। संरचनावाद की स्थापना 1879 में आपके विलियम वुंड द्वारा की गई थी, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि विलियम वुंड द्वारा तो की गई थी, लेकिन ये अनौपचारिक रूप से इसकी स्थापना की गई थी। और अगर पूछा जाए कि संरचनावाद स्ट्रक्चरलिज्म की स्थापना जो है अगर औपचारिक ढंग से किसने की थी तो हम टीचनर महोदय का नाम देंगे। टीचनर ने 1898 में इसकी स्थापना की थी औपचारिक रूप से। विलियम वुंड ने सर्वप्रथम अनौपचारिक रूप से की थी, इन्होंने औपचारिक रूप से की थी। अब हम बात करते हैं कि विलियम वुंड ने जब इसकी स्थापना की तो इन्होंने सबसे पहले मनोविज्ञान के क्षेत्र में सबसे पहले प्रयोगशाला का निर्माण विलियम वुंड ने किया था। और किस जगह किया था, इस जगह को नोट करिएगा, इस जगह का नाम है लिप्जिग। लिप्जिग जमा कर इन्होंने विश्व की सबसे पहली प्रयोगशाला का स्थापना किया। अब देखते हैं इन्होंने किस विधि का अनुसरण किया, तो इन्होंने अंतर्दर्शन विधि का प्रयोग करके मनोविज्ञान को समझने का प्रयास किया। इन्होंने मनोविज्ञान में अंतर्दर्शन विधि का प्रयोग किया। इनके अनुसार जो हमारा मन है इसकी संवेदना, देखिए इसका मुख्य प्रकरण क्या था, इनका मुख्य प्रकरण था संवेदना।
अर्थात हमारा जो मन है उनकी संवेदनाओं का अध्ययन करना बहुत ही अनिवार्य है। जब हम उनके संवेदनाओं का अध्ययन करेंगे तब हम मन के विज्ञान के बारे में, मनोविज्ञान के बारे में कोई जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इनकी जो विधि थी संरचनावादियों की विधि थी अंतर्दर्शन विधि, और अंतर्दर्शन विधि को करने के लिए इन्होंने प्रयोग किया। सबसे पहले इन्होंने मनोविज्ञान में प्रयोगशाला में प्रयोग करने का कार्य किसने किया? तो संरचनावादियों ने किया। इनका मुख्य प्रकरण था संवेदना। इनका कहना था कि जैसे रसायन, ये देखिए ये जो हैं आपके केमिस्ट्री से बहुत ज़्यादा अफेक्टिव थे, ये बहुत प्रभावित थे केमिस्ट्री से। इनका कहना था जैसे केमिस्ट्री में हम बहुत जटिल जटिल तत्वों को खंड खंड करके थोड़ा थोड़ा सूक्ष्म अध्ययन करते हैं, उसी तरह हमें भी मानसिक संरचनाएं हैं इनका हमें खंडन करके अध्ययन करना चाहिए। इसीलिए इन्होंने संवेदनाओं के अध्ययन पर जोर दिया। लेकिन यह आपके मनोविज्ञान के संप्रदाय में सबसे प्राचीन संप्रदाय होने के कारण और पुरानी विचारधारा होने के कारण इनकी महत्ता आज के समय में कम हो गई है। लेकिन यह नहीं कहा, इनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती यह करके, क्योंकि इन्होंने सर्वप्रथम मनोविज्ञान में प्रयोग करने का कार्य आरंभ किया था। अब हम दूसरा देखते हैं। इसके प्रमुख प्रवर्तक हमारे विलियम जेम्स महोदय थे, उनका नाम हमने नहीं लिखा है। इसके प्रमुख प्रवर्तक कौन थे? जेम्स, इनका नाम है पूरा विलियम जेम्स। प्रकारवाद अर्थात फंक्शनलिज्म के प्रमुख प्रवर्तक थे। इन्होंने इसका प्रतिपादन किया था और इसकी जो आपका स्थापना हुई थी संप्रदाय की लगभग 1899 में हुई थी। तो 1899 को हम 1900 ही मान लेते हैं लगभग में, कि 1900 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी। आगे देखते हैं। इसमें आपके दो भाग हो जाते हैं बाद में। आपके प्रकारवाद में दो भाग हो जाते हैं, जिनका कि हम अभी नाम देखते हैं। कोलंबिया और शिकागो। कोलंबिया और शिकागो ये दो संप्रदाय हैं जो कि प्रकारवाद आगे जाके दोनों भागों में विभाजित हो जाता है। ठीक है, एक ये है और एक ये है, पहला और ये दूसरा। ठीक है, हालांकि हम यहाँ पे इनकी चर्चा भी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर चर्चा विकसित करेंगे तो काफ़ी समय हो जाएगा। ठीक है, तो बस यही जानकारी रखिए। प्रकारवाद आगे चल के दो भागों में बढ़ जाता है, एक कोलंबिया संप्रदाय और एक शिकागो संप्रदाय। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो आपका प्रकारवाद है, इसमें इन लोगों का मानना था, प्रकारवादियों का मानना था कि जो हमारा संरचनावाद था यह मन के विषय में कुछ भी नहीं बता सकता है, क्योंकि यह तो मानता था कि संवेदनाओं पर इसने जोर दिया था। लेकिन इन लोगों का कहना था कि मन की संवेदनाओं को खंडों में बांट के, वो जो आपका कई खंडों में बांट कर अध्ययन करने की बात करा था, तो मन की संवेदनाओं को खंडों में बांट कर अध्ययन नहीं किया जा सकता है। इसलिए इसने कहा, प्रकारवादियों ने, कि हमारा यह मानना है कि मन की संवेदनाओं को समझने से अच्छा है कि मन की कार्य विधियों को समझा जाए, कि व्यक्ति वातावरण में अपना समायोजन किस प्रकार करता है, यह बात समझने पर ज़्यादा जोर दिया जाए, न कि मन की संवेदनाओं को समझा जाए। इसलिए इन्होंने व्यवहार अधिगम पे ज़्यादा जोर दिया। प्रकारवादियों ने व्यवहार अधिगम पे बहुत ज़्यादा जोर दिया, और व्यवहार अधिगम करने के लिए इन्होंने अंतर्दर्शन और निरीक्षण विधि का प्रयोग किया। इन्होंने निरीक्षण विधि का प्रयोग किया कि निरीक्षण विधि को अपना करके ही हम किसी व्यक्ति के वातावरण के साथ समायोजन क्रिया को निरीक्षण करके ही हम उसके सही पहलू पहुंच सकते हैं कि मन की कार्यविधि आखिर में क्या है। हमें मन की संवेदना को नहीं समझना है, हमें इसकी कार्यविधि को समझना है। तो इस तरह आपका एक प्रकारवाद, फंक्शनलिज्म, ठीक है, समाप्त हुआ। अब तीसरा देखते हैं हम आपके संप्रदाय व्यवहारवाद। व्यवहारवाद के प्रवर्तक वाटसन महोदय थे, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है वाटसन। ये वाटसन महोदय व्यवहारवाद के प्रवर्तक थे, और इन्होंने व्यवहारवाद का प्रारंभ 1912 ईस्वी के आसपास में किया हुआ था। तो इनकी जो मानना था व्यवहारवादियों का, सबसे पहले ये व्यवहारवादी आपके प्रकारवाद और संरचनावाद के कट्टर विरोधी थे, घोर विरोधी थे। यह नहीं मानते थे कि व्यक्ति के सीखने पर जन्मजात प्रवृत्तियों का प्रभाव पड़ता है। जन्मजात का अर्थ यह है कि
आनुवंशिक प्रवृत्तियों का कुछ प्रभाव पड़ता है, आनुवंशिक गुणों का कोई योगदान नहीं होता व्यक्ति के सीखने में, वह अपने वातावरण से क्रिया करके सीखता है। यह व्यवहारवादियों का विचार था और व्यवहारवादियों ने वस्तुनिष्ठ निरीक्षण, इन्होंने वस्तुनिष्ठ निरीक्षण विधि का प्रयोग किया और इनका मुख्य जो था विषय यह आपके व्यवहार यहाँ भी है, कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर आपका पशु व्यवहार होगा। इन्होंने मानव के व्यवहार अध्ययन करने के लिए इन्होंने पशु व्यवहार का अध्ययन किया। इन्होंने कहा मानव व्यवहार का अध्ययन करना है तो पहले हमें पशु व्यवहार का अध्ययन करना होगा, तब जाके मानव व्यवहार को समझ पाएंगे। ठीक है, इन्होंने व्यवहार पर ज़्यादा अपना ध्यान केंद्रित किया और इसके लिए इन्होंने वस्तुनिष्ठ निरीक्षण प्रयोग विधि का प्रयोग किया। वस्तुनिष्ठ, इसको नोट कर लीजिएगा कि वस्तुनिष्ठ निरीक्षण विधि का इन्होंने प्रयोग किया और इनके वस्तुनिष्ठ निरीक्षण विधि प्रयोग करने के कारण आपके वस्तुनिष्ठ विधि का आज के जो आप समय में देख रहे हैं वस्तुनिष्ठ विधियां प्रयोग हो रही हैं तो वह इन्हीं के देन है। वस्तुनिष्ठ निरीक्षण करने के कारण इन्होंने वस्तुनिष्ठ विधि का प्रयोग आरंभ किया और इसमें आपके जो प्रमुख योगदान रहा यह जो आपका व्यवहारवाद है, यह रूसी जो मनोवैज्ञानिक थे इवान पावलोव जो रूसी वैज्ञानिक थे, इनके कारण यह बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ और यह आपके जीव विज्ञान से अत्यधिक संबंधित था। इसीलिए इसने मनुष्य का व्यवहार समझने के लिए पशु व्यवहार पर ज़्यादा जोर दिया और इन्हीं के कारण आज के समय में जो व्यवहार हो रहे हैं वह जैसे कि शिक्षा ही है, शिक्षा अब बाल केंद्रित हो गई है। क्यों? क्योंकि बालकों के व्यवहार के कारण शिक्षा के स्वरूप में बदलाव हुआ है। तो इन्हीं लोगों के आपके विकास के कारण, इन लोगों के विचारों के कारण, व्यवहारवाद के कारण ही हर समय निरंतर मनोविज्ञान में प्रगतिशील परिवर्तन हुए। अब इन दोनों वादों की अपेक्षा यह जो आपका व्यवहारवाद है यह बहुत ही आज के समय में सर्वमान्य है। ठीक है, अब हम देखते हैं चौथा समग्रवाद। तो समग्रवाद की स्थापना 1910-12 के लगभग में की गई थी और इसकी जो स्थापना की गई थी वह संरचनावाद के विरोध में की गई थी, क्योंकि संरचनावाद कहता था कि अनुभव का विषय वस्तु का तत्व में खंड खंड करके अध्ययन किया जाना चाहिए। तो इसके विरोध में समग्रवाद की स्थापना की गई थी। एक बात ध्यान रखिएगा, चाहे प्रकारवाद हो या व्यवहारवाद हो, ठीक है, या समग्रवाद हो, ये तीनों संरचनावाद के विरोध में ही आपके स्थापित हुए थे। इसीलिए इनका कालखंड भी आप देखेंगे तो 1900, 1912, 1910-12 यही चलता है। तो ये सभी जो है आपके संरचनावाद के विरोध में स्थापित किए गए थे। समग्रवाद की स्थापना में 3 मनोवैज्ञानिकों का बहुत ही खासकर योगदान रहता है, जिसमें पहले हैं कोहलर, वर्दीमर, कोफका। ठीक है, ये तीनों मनोवैज्ञानिक जो थे इन तीनों ने मिलकर, आपसी विचारधाराएं इनकी समान थी, ठीक है, इसलिए इन तीनों ने मिलकर समग्रवाद। ध्यान देने की बात यह है कि इसकी स्थापना जर्मनी में की गई थी और जर्मनी से ही शब्द है जो आप देख रहे हैं गेस्टाल्टलिज्म लिखा हुआ है। या गेस्टाल्टलिज्म जो शब्द है इसका अर्थ पहले हम समझ लेते हैं। देखिए, गेस्टाल्ट शब्द का अर्थ होता है ठीक है, गेस्टाल्ट शब्द का अर्थ होता है पूर्ण, अर्थात यह जो आपका ये अर्थ समझ लेंगे तो आप इसकी विचारधारा को समझ जाएंगे। तो जो गेस्टाल्टवादी थे यह कहते थे, यह समझते थे कि किसी भी चीज़ का, किसी भी तत्व का, किसी भी बातों का या किसी मानव व्यवहार का जो अध्ययन करना है तो हम संरचनावादियों की तरह खंड खंड में करके नहीं कर सकते हैं अध्ययन। अगर हमें अध्ययन करना है तो हम उसके पूरे व्यवहार को अध्ययन करना होगा। अगर समग्र व्यवहार का हम विश्लेषण संश्लेषण करेंगे तो हम उस समस्या का समाधान करने में सक्षम हो सकेंगे। जैसे अगर कोई आ रहा है, ठीक है, कोई आ रहा है, कोई कहीं कभी घटना हो गई है तो आप उससे पूछेंगे वहाँ क्या हुआ है, तो उसे वह आते समय जो देखा था वही घटना बताएगा कि एक एक्सीडेंट हो गया है। फिर कोई दूसरा व्यक्ति आएगा, उससे आप पूछेंगे तो वह कहेगा कि नहीं, वहाँ झगड़ा हो गया था, एक्सीडेंट नहीं हुआ था।
तो आप क्या है, तत्वों का अध्ययन कर रहे हैं, खंड खंड अध्ययन कर रहे हैं। लेकिन अगर आप खुद वहाँ जाएंगे, वहाँ प्रत्यक्षीकरण करेंगे, पूरे मामले को समझेंगे कि दो बाइकें आ रही थी, एक्सीडेंट हो गया, एक बाइक वाले ने दूसरी वाले को मार दिया, तत्पश्चात वहाँ झगड़ा हो गया, इसलिए वहाँ पर भीड़ जमा हुई है। तो आप जब पूरी मामले को समझ लेंगे तो उस मामले को सुलझाने में आपकी सूझ जो होती है, यही बात है। समग्रवाद ने सूझ, इनसाइट, समग्रवाद ने सूझ को बढ़ाने पर बहुत ही ज़्यादा जोर दिया है और इसके लिए उसने अभिप्रेरणा और पुनर्वरण पर भी जोर दिया है कि बच्चे को अभिप्रेरित किया जाए क्लास में, बच्चे को पुनर्वलित किया जाए क्लास में। बच्चा जब तक अभिप्रेरित और पुनर्वलित नहीं होगा तब तक वह अपने पाठ को अधिगम नहीं कर सकता है, उसे नहीं सीख सकता है। तो वही मामला है, जितनी आपकी सूझ बड़ी होगी उतनी जल्दी अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। और सूझ बढ़ाने के लिए आपको सबसे पहले किसी भी मामले को पूर्णतः समझना होगा। अगर आप वहाँ जाएंगे, मामले को समझेंगे एक्सीडेंट वाली जगह पे, तो आप फैसला ले सकें कि यहाँ पे क्या करना चाहिए, किसकी गलती है। सिर्फ कुछ बातों को, कुछ अंशों को सुन करके मामले की गहराई को न समझ के फैसला लेना, ये आपकी बहुत बड़ी गलती साबित होगी। तो यही व्यवहारवादी कहते हैं, सॉरी ये समग्रवाद कहते हैं, गेस्टाल्टवादी कहते हैं। तो गेस्टाल्ट जर्मनी भाषा का शब्द है और ये सभी जर्मन मनोवैज्ञानिक हैं। इन सभी ने अंतर्दर्शन और निरीक्षण प्रयोग विधि का प्रयोग करके प्रत्यक्षीकरण, स्मरण, अंतर्दृष्टि पे बहुत ज़्यादा जोर दिया। जो भी मैं आपको इनसाइट बता रहा था वही अंतर्दृष्टि है। इन्होंने प्रत्यक्षीकरण कहा कि प्रत्यक्षीकरण किया जाए, किसी भी घटना का अवलोकन किया जाए, उसे समझा जाए और सूझ की सहायता से उसका हल ढूंढा जाए। ठीक है। और सबसे अंत में अब आता है मनोविश्लेषणवाद, जिसको हम कहते हैं साइको एनालिज्म। इसके जो आपके प्रवर्तक थे वे थे सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड जो थे विनीत चिकित्सक थे, यह एक चिकित्सक थे। ठीक है, ये जो आप फ्रायड देख रहे हैं ये सिगमंड फ्रायड, ये मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक थे। यह जो मनोविश्लेषणवाद है यह उपरोक्त चारों संप्रदायों से अलग है। ठीक है, यह जो है इसका बोलबाला रहा, यह लगभग 20वीं शताब्दी तक आया और इसका आपके ये जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान में आपका एक क्षेत्र आता है मनोचिकित्सा। तो मनोचिकित्सा में इसका मनोविश्लेषणवाद का बहुत ही अत्यधिक बोलबाला रहा, क्योंकि यह जो है व्यक्ति के, इसका मुख्य पकड़ था अचेतनावस्था। इसका मानना था कि व्यक्ति जो भी बातें सोचता है, करता है, विचारता है, ठीक है, वे सभी कुछ समय बाद अचेतन अवस्था में चली जाती हैं। उसके दिमाग में तो रहती हैं लेकिन वो सब ताज़ा नहीं रहती। जैसे आपसे कोई पूछता है कि आपने बचपन में कौन सा खेल खेला था, आपको याद तो है लेकिन आप तुरंत नहीं बता सकते हैं, थोड़ा सोच बताएंगे। तो आपके दिमाग में रहती हैं लेकिन अचेतन अवस्था में रहती हैं। ये इनका नाम था और इन्होंने परीक्षा निरीक्षण विधि का प्रयोग किया। परीक्षा निरीक्षण विधि का मतलब ये है कि जैसे कि अगर कोई भी व्यक्ति है, हमें उसके विषय में जानकारी चाहिए तो हमें उससे पूछना होगा, निरीक्षण करना होगा, पूछ कर निरीक्षण करके ही हम किसी उसके अंत पे, निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं। इसीलिए इसका प्रयोग अत्यधिक आपके मनोचिकित्सा में किया जाता है। कोई अगर व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान है, डिस्टर्ब है, तो हम क्या करते हैं, आपके मनोविश्लेषणवाद का प्रयोग करके वहाँ पे इनकी जो विचारधाराएं हैं उनका इन्होंने प्रतिपादन किया है, उसका उपयोग करके हम वहाँ पे उसके मनोवैज्ञानिक निदान प्रस्तुत करते हैं। इसलिए आपके मनोविश्लेषणवाद का शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही अत्यंत कम योगदान रहा है। हाँ, इनका जरूर ही मनोचिकित्सा के क्षेत्र में बहुत ही अत्यधिक बोलबाला रहा। लेकिन आज के वर्तमान समय में ये सभी जो आप संप्रदाय देख रहे हैं, पांचों संप्रदाय, ये सभी संप्रदाय आपके पुराने हो चुके हैं। अब आज का जो समय चल रहा है यह मानवतावादी संप्रदाय का चल रहा है और मानवतावादी संप्रदाय मानव को यंत्रवत, कोई यंत्र न मान के कि मानव कोई यंत्र नहीं है, उसका यंत्रवत व्यवहार नहीं होगा। इसीलिए मानवतावादी संप्रदाय आपका मानव को यंत्र न मान करके वह उसे अपने व्यवहार के अनुकूल कार्य करने वाला एक स्वतंत्र प्राणी मानता है और इसके लिए आपका मनोवैज्ञानिक लगे हुए हैं। अब एक जल्द ही आपके समझ नया वाद कुछ ही दिनों में जुड़ने वाला है जिसे हम मानवतावादी वाद कहेंगे। बाकी और भी हैं, लेकिन इसके जो आप देख रहे हैं मनोविज्ञान के संप्रदाय, ये पांचों संप्रदाय अलग अलग होते हुए भी, जैसे हमारे हाथ की ये 5 उंगलियां हैं और ये 5 उंगलियां क्या हैं, लंबाई चौड़ाई में असमान है, लेकिन ये पांचों मिल करके उंगलियां एक हथेली का निर्माण करती हैं। उसी तरह आपके
शिक्षा मनोविज्ञान में इन पांचों संप्रदायों का कुछ न कुछ योगदान रहा है, जिससे आज मनोविज्ञान इतनी ऊंचाइयों को छू सका है। अगर शिक्षा मनोविज्ञान तो इन पांचों संप्रदायों की ही देन है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।